से स्टार्ट करने से पहले एक क्वेट्स आपके स्क्रीन पर है कि खेल तब तक चलेगा जब तक हम जीतेंगे नहीं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इसी बेहतरीन अनुभव के साथ, सभी जबरदस्त पॉइंट के साथ आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? बताइए लॉजिक आंसर क्या होगा कि भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गणित में बच्चे को असफल नहीं बना सकता? ऑप्शन ए कह रहा है कि जो सिंबॉलिक नोटेशन है, प्रतीकात्मक संकेत है, क्या यह हो सकता है? गणित की संरचना के साथ, लैंगिक भेद, या फिर लास्ट वन कक्षा कक्ष के अनुभव। अब आपको पता है कि जो भी बच्चा अगर गणित में असफल होगा तो वो कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो लैंगिक भेद है, लैंगिक भेद की बात कर रहे हैं, नहीं ऑप्शन नंबर सी, ये कैसे हो सकता है? गणित में अगर असफल हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हम समानता और असमानता की बात करें। लैंगिक भेद की अगर जब भी बात होती है तो हमारे समाज में लड़के और लड़कियों को बराबर का दर्जा मिलता है, सभी समान रूप से सीख सकते हैं, तो कोई समस्या इस क्वेश्चंस में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लॉक किया जाए, आंसर क्या होगा? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस? बताइए, लॉक किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेमोराइजेशन होता है, देखिए सारी चीजें तो सही हैं, लेकिन कंठस्थ करना जो है एक गणितीय प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। आपको हम ये भी बता दें कि जब भी हम एनसीएफ 2005 की तरफ हम कहते हैं कि भाई रोट लर्निंग, यानी जो भी होता है रोट प्रोसेस, जितना भी आप देखते हैं कि रोट प्रोसेस को साफ साफ मनाही की गई है। एनसीएफ 2005 ये कह रहा है कि भाई रटने की प्रवृत्ति को हम कतई बढ़ावा नहीं देंगे, इसलिए गणितीय प्रक्रम में रटना नहीं है बल्कि समझना है, उसको फॉलो करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले एक नोट यहां पर हम क्वेट्स आपको दे देते हैं। पढ़ना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं है और दूसरों से ज्यादा नॉलेज ही आपको सफल बनाती है, इसलिए पढ़ते रहें। समय का इंतजार, किसी भी चीज का इंतजार आपको एक व्यर्थ टाइम को वेस्ट करने में लगा सकता है, इसलिए समय की पाबंदी के हिसाब से चीजों को बदलें, समय के परिवेश के हिसाब से अपने आप को बदलें। और क्वेश्चंस की श्रृंखला में तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूरी शिद्दत के साथ, हर व्याख्या के साथ हमने समाहित किया है, लॉक किया जाए। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा विभिन्न प्रकार की भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपसे यह कह रहा है कि बच्चा किस अवस्था में भिन्न को कर सकता है, बच्चा किस अवस्था में गणितीय संख्याओं के संबंधी की जो संक्रियाएं होती हैं, भाई जो नंबर ऑपरेशंस की बात कर रहा है, फ्रैक्शन की बात कर रहा है, वो किस अवस्था में सर्वाधिक रूप से कर सकता है बच्चा। तो आपको एक चीज हमेशा याद आती होगी, पियाजे की एक संक्रियात्मक अवस्था है जिसके अंतर्गत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है और जिसी के अंतर्गत अगली अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जब हम बात करते हैं तो यह 7 से 11 साल की अवस्था होती है और इस 7 से 11 साल की अवस्था में बच्चा फ्रैक्शन करना जान जाता है, सीख लेता है, भिन्नों का सही प्रयोग कर लेता है, जोड़ घटाना कर लेता है, गणित संक्रियाओं को सीख जाता है और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले चौथी स्टेज में बच्चा पूरी तरीके से सक्षम हो जाता है। तो संक्रियात्मक अवस्था जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो को, सेशन को शेयर जरूर कर दें क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? हम आप सभी को देख रहे हैं और आप सभी के कमेंट बॉक्स में हम ये भी देख रहे हैं कि कौन बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है और कौन बच्चा कितनी जल्दी भाग रहा है। इस वीडियो में महा मैराथन में हमने ये प्रण किया है कि भाई वीडियो जब तभी खत्म होगा जब हम 60 क्वेश्चंस कर लेंगे
और उसी के बाद हम अपना डिनर करने वाले हैं। तो कौन रहता है मेरे साथ, ये देखने वाली बात होगी। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005। एज पर एनसीएफ 2005 द नैरो एम की बात करी गई। नैरो एम और ब्रॉड एम होते हैं। संकीर्ण विचारधारा का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, संकीर्ण विचारधारा का कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। अब देखिएगा, विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक कौशल का विकास करना, बीज गणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा देना। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों हम बता दें आपको क्या हो जाने वाला है, बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो संख्यात्मक कौशल का विकास करना क्या हो सकता है। बेटा याद रखना है कि इसमें जो आंसर होने वाला है वो हमारा सीटेट 2010 के अनुसार 11 के अनुसार 11 में जो परीक्षा शुरू हुई थी 2011 में, उसमें ऑप्शन नंबर ए को बहुत ज्यादा मात्रा में मारा गया और तब से वो एक ही ऑप्शन को मार रहा है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ जाएगा, ना कि डी के साथ। टू डेवलप न्यूमेरेसी रिलेटेड स्किल्स, केवल वो न्यूमेरिकल सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, संख्यात्मक कौशल का विकास कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन काफी विवादों में गया था। ए आंसर हमें मारना है और हमेशा मारना है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन का आंसर सही भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आकृति बनाने के लिए हम किन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं ये एक बच्चे के ऊपर निर्भर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी व्यक्ति एक क्लासरूम में पढ़ा रहा है और वो कुछ आकृति देता है, मान लो आप एक अध्यापक अध्यापिका हैं, आप बच्चों को आकृति दे रहे हैं या दे रही हैं और उनसे ये कहते हैं कि भाई इन लकड़ियों से एक बढ़िया सा चित्र बना दो या इन पेपर से एक बढ़िया सा चित्र बना दो, तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा उद्देश्य आप क्यों कर रहे हैं क्लास में? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि बच्चा कुछ बेहतरीन तरीके से सीखे, कुछ क्रिएटिव करे, बच्चा कुछ अलग करे। क्रिएटिव माइंड का मतलब होता है कि एक दूसरे से आप कैसे अलग कर रहे हैं, यानी यह अध्यापक जो है विकास कर रहा है बच्चे के अंदर क्रिएटिव बनाने की, ठीक है ना। तो क्रिएटिव यानी रचना और सृजन हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। हरशेर हरशेरनी के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिएगा, प्रतिचित्रण की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट मैपिंग। प्रतिचित्रण को इंग्लिश में कहा जाता है मैपिंग, जिसको हम मानचित्र कहते हैं। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। पहला, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, यानी मैपिंग इज नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स कैरिकुलम। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है या फिर यह स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। तो दोस्तों निगेटिव के लिए हमें निगेटिव की तरफ हमें जाना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। मैपिंग इज नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स कैरिकुलम, यानी ये कैसे हो सकता है? मैप तो कैरिकुलम का एक पार्ट है। हम मैप से हम चीजों को पढ़ा सकते हैं। हम अगर छोटी कक्षाओं में बात करें तो हम चार्ट से ही हम चीजों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये गणित संक्रियाओं का एक अहम हिस्सा है। कैरिकुलम एक अहम हिस्सा है जो मानचित्र की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर धमाकेदार। 7 नंबर क्या कह रहा है? दोस्तों आपसे कह रहा है कि गणित पढ़ना तार्किक और सोच क्षमताओं को विकसित करने का एक साधन है। गणित पढ़ना तार्किक और सोच क्षमताओं को विकसित करने का एक साधन है। लॉक किया जाए। क्या यह साधन क्वालिटेटिव होगा, गुणात्मक होगा? इंडक्टिव मेथड होगा जिसको आगमनात्मक कहेंगे, डिडक्टिव मेथड होगा जिसको हम निगमनात्मक कहेंगे। यानी निगमन जो होता है वो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं और आगमन में क्या करते हैं? उदाहरण का प्रयोग करते हैं। मात्रात्मक होगा तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाने वाला है, क्योंकि गणित पढ़ाना इसीलिए पढ़ाया जाता है क्लासरूम में कि बच्चा तर्कशीलता को सीख पाए।
और ये तर्कशीलता किससे संबंधित है? क्वांटिटेटिव से संबंधित है। तो हम ये कहते हैं कि मात्रात्मक इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर होगा, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन का आंसर लॉक हो जाएगा। क्योंकि बच्चा अगर सीख रहा है क्लासरूम में तो तर्कशीलता के साथ एक बच्चा क्रिएटिव माइंड से चीजों को सीखता है, कुछ ना कुछ वो अलग करता है। और सब चीजें किसमें आती हैं? क्वांटिटेटिव में आती हैं, मात्रात्मक रिलेट करने वाले ऑप्शंस में आएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स कैरिकुलम शुड, यानी 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? रिलेटेड टू चिल्ड्रंस एवरीडे लाइफ, यानी जो उसके अकॉर्डिंग बच्चा जिस वातावरण में रह रहा है उसके अनुभव से संबंधित होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। एवरीडे लाइफ, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, यानी फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज। जो हम कहते हैं ना कि भाई कार्यविधिक, जो रोजमर्रा की जीवन में यूज होने वाले पॉइंट्स हैं, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं ये सबसे बेकार आंसर हो सकता है, क्योंकि हमारा जो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ है ये कहता है कि भाई हम क्या करेंगे, क्या हम कठोरता का पालन करेंगे? ऐसा नहीं कहता है। आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 8 नंबर को आप याद रखिएगा कि स्ट्रिक्ट जो रूल है, स्ट्रिक्ट रूल जो है ये कैसे, स्ट्रिक्ट रूल जो है ये कैसे होना चाहिए? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो मैं तो ये कह सकता हूं, इसमें पूछा गया कि कौन सा होना चाहिए, तो रिलेटेड टू चिल्ड्रंस एवरीडे लाइफ, कि जो बच्चा कर रहा है रोजाना उसके इर्द गिर्द घूमने वाले ऑप्शंस को ही हम सबसे पहले लेंगे। ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा कि बच्चा कैसे सीख रहा है। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में गणित के शिक्षण के उद्देश्य की सटीक विशेषता नहीं है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब आप दिमाग लगाइए कि आंसर क्या हो सकता है। दिमाग लगाइए दोस्तों कि आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं हो सकता है। 9 नंबर में देखा जाए तो जीवन से संबंधित होनी चाहिए गणित संक्रिया, बिल्कुल होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। व्यवहारिक संदर्भ में होनी चाहिए, प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से भी चीजों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन मस्ट बी टेस्टेबल, ये एनसीएफ भी नहीं कहता है कि परीक्षण योग्य होनी चाहिए। छोटे बच्चों को हर बात में परीक्षण करना, हर बात में टेस्ट लेना, क्या यह है बोझ नहीं बढ़ाएगा? तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल बोझ बढ़ाएगा। मस्ट बी टेस्टेबल ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। यही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही नेगेटिव आंसर है। ठीक है ना? तो हर बात पर बच्चे का टेस्ट नहीं लेना है। बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो गलतियां करेगा, और अगर गलतियां करेगा तो दोबारा भी सिखाने का प्रयास करेंगे और वो प्रयत्न करेगा सीखने का। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बान हीले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए, लॉक कीजिएगा। अब आपको बता दें कि बान हीले ने जो भी ऑप्शंस में आप देख रहे हो, बान हीले की संक्रियात्मक व्यवस्था को गणित में सीटेट एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, यह आपको दिमाग में बैठा लेना है। एक चीज आपको हम बता दें, बान हीले का जो सिद्धांत है वो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पर आधारित है, ज्यामिति चिंतन पर आधारित है। एक चीज और एग्जाम में पूछी जाती है कि बान हीले का जो सिस्टम है वो किससे संबंधित है? मैंने कहा ज्यामिति चिंतन से संबंधित है, ठीक बात। लेकिन बान हीले ने ज्यामिति चिंतन में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है वो हम अलग से सिद्धांत में जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन कितने सिद्धांत की बात की गई है? तो 5 स्तरों की बात की गई है। बान हीले ने 5 लेवल को दिया है, जिसमें ज्यामिति चिंतन इनका क्या है? एक सिद्धांत है, जो हमेशा आपको जैसे ही बान हीले मिले ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लॉक कर देना, गलत नहीं होगा एग्जाम में क्वेश्चन।
ठीक है, याद रखिएगा वॉन हीले का चित्र आप ये देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समावेशित विद्यालय में, जो क्लासरूम होते हैं, इंक्लूसिव स्कूल होते हैं, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? मान लो कोई एक ऐसा बच्चा है जो देख नहीं पा रहा है, आप किस तरीके से जो है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे? लॉक किया जाए। आपको पता है कि बच्चा दृष्टिबाधित है, पहली बात बोलो यस या नो। ऑप्शन ए कह रहा उन्हें उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के साथ में बैठा देंगे। तो क्या एक जो उच्च उपलब्धि वाले बच्चे हैं उनके पास बैठाने से हमारी समस्या सॉल्व हो सकती है ना? तो मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स, गलत है, ये तो गलत हो जाएगा। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, यह भी हो सकता है। उन्हें विशेष शिक्षक के पास, विशेष शिक्षक की तो हमें एनसीएफ भी नहीं बताता, हमसे ये कहता है कि अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसमें यह देखा जाए कि आप कौन सी वैकल्पिक विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। यूज अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज। आप ये वाला आंसर सबसे बेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि एक दृष्टिबाधित बच्चे के लिए आप विभिन्न साधनों का प्रयोग, वैकल्पिक साधनों का प्रयोग अगर कर रहे हैं या कर रही हैं तो इससे बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। हमने हर चीज को चित्रात्मक तरीके से आगे हमने मेंशन किया हुआ है, आपको ध्यान देना है। हर बहन हर भाई पहली बार अगर वीडियो में वॉच कर रहे हैं, शिक्षक शिक्षिका बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। निःशुल्क कोर्सेज को हमने यहां पर शुरू किया है अभी हाल ही में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है। अब प्रभावी गणितीय संक्रिया को बनाना है तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग करना, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। अरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 को डायरेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा कि स्ट्रिक्ट रूल अपनाना ही नहीं है, अकॉर्डिंग एनसीएफ। हमें तो यह देखना है कि हम बच्चे को क्या फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है साफ साफ कि भाई कठोरता से पालन करना, स्ट्रिक्ट टाइम रूल। बच्चे को अगर हम सिखा रहे हैं तो क्या हम स्ट्रिक्ट कठोरता यानी कठोरता जैसे वर्णों का यूज करेंगे? बोलो यस या नो। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमें उसको फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट देना है। क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत आसान है, मतलब अगर आपने कर लिया तो मजा आ जाएगा और नहीं कर लिया तो आज सीख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब इसका कुछ तोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। बताइए। गणित के कक्षा में दृष्टिबाधित के लिए, गणित की एक कक्षा है, दृष्टिबाधित के लिए बच्चा फिर से एक है जो देख नहीं पा रहा है। आपको क्या करना है? गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में किनका प्रयोग शिक्षा के साधन के रूप में किया जा सकता है? यानी ऐसे बच्चों का जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं उनके लिए आप कौन सा ऑप्शन लेंगे, आप कैसे पढ़ाएंगे? बताओ मेरे लाल। बहुत आसान प्रश्न है, वीडियो को लाइक भी कर लेना और जो बहनें जो भाई अभी आए वो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें अगर इच्छा हो, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर एक चीज देखो कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर बच्चा दृष्टिबाधित है, देख नहीं पा रहा है, तो आपको यह पता है कि जो भी कंप्यूटर वाला ऑप्शन होगा तो उसको तो हम बिल्कुल कंप्यूटर से तो हम यहां पर पढ़ा सकते हैं एक तकनीक लगा के, ठीक है। लेकिन एक चीज आप देखो, संख्या जो चार्ट है, नंबर चार्ट, संख्या चार्ट में क्या होता है, उसमें होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से गिनती मेंशन होती हैं। तो संख्या चार्ट को तो बच्चा देख के ही पढ़ पाएगा, और जहां जहां संख्या चार्ट है, न्यू नंबर चार्ट है, वो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा देख ही नहीं पा रहा। तो इसलिए संख्या चार्ट वाले ऑप्शन कट जाएंगे। ये देखिए संख्या चार्ट इसमें भी आ रहा, सी भी कट गया। ये देखिए संख्या चार्ट इसमें भी आ रहा, ये डी भी कट गया, तो डी भी कट गया, सी भी कट गया, आंसर बी हो जाएगा। टेलर कंप्यूटर पढ़ा सकता है, जियो बोर्ड पढ़ा सकता है, बात दिमाग में बैठा लीजिएगा।